वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिया सीधा अंदर जाकर सीट पर बैठ गई। अभी उसका मुंह फूला हुआ था और उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे उसे किस कर सकती है जबकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो मन में बड़ाई कहा मैं इस चल से पीछे छुड़ाने के बारे में सोच रही थी और कहा मैं खुद ही उसके साथ देने लगी हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये शैतान जिंदगी भर मुझे झेलना होगा। ये हर वक्त मुझे परेशान करता रहता है, मुझे हर्ट भी करता है। इसके साथ जिंदगी भर रहने के बारे में सोच कर ही मेरे हाथ पैर फूल रहे। पता नहीं क्या होगा। मेरा भगवान प्लीज कोई चक्कर चलाओ ताकि मुझे इस शैतान को हमेशा ना देखना पड़े। आप एक काम करो, मुझे ही गायब करवा दो, फिर तुम इस राक्षस से आजाद हो जाओगी। अभी वो ब्यूर को सोचती उससे पहले उसे फुट स्टेप की आवाज आने लगी जो काफी अलग थी, जैसे कोई राजा अपनी सभा में आ रहा हो। उसके जूतों की टक टक की आवाज काफी तेज और लगती जिसमें उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता था। अधिक इस वक्त व्हाइट शर्ट और नेवी ब्लू कोट पैंट में ड्रेसिंग लग रहा था। उसके बाल थोड़े माथे तक बिखर रहे थे। उसका एक हाथ पैकेट पैंट की पॉकेट में था तो दूसरे में उसका फोन था और वो बिना एक्सप्रेशन के किसी का भी कत्ल कर दे ऐसे चलता हुआ गाड़ी के पास आया। सिया जो अब तक उसे कोस रही थी उसकी आंखें जैसे दिख पर जम गई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक और चेहरे पर खुशी थी। अब ये क्यों थी उसे नहीं पता था। अधिक सिया की खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ और उसने उसे देखा तो पता चला कि वे तो उसे ही बिना पल के झपकाए एकटक किसी पागल की तरह देखे जा रही। अधिक को खुद के चार्म पर और भी घमंड होने लगा कि उसने अच्छा किया जो कपड़े बदल लिए हैं। वो पहले एटीट्यूड में मुस्कुराया, फिर उसने डोर खोला और सिया के चेहरे के करीब घूमने से देखकर झुक गया। उसने उसकी सॉफ्ट सी लाल हो चुके नाक को धीरे से पींच किया। सिया जो अब तक उसमें खोई हुई थी वो आह करते हुए अपने सामने खड़े अद्दी को देख के हैरान रह गई। अधिक गाड़ी के अंदर जाकर जैसे ही बैठा उसने झटके से सिया को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। सिया हक्की भक्की होकर उसे देखती रह गई पर अधिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं बदले। सिया का चेहरा सब से लाल हो गया। वो इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर ये देखने की कोशिश करने लगी कि ड्राइवर और उसके बगल में बैठा बॉडीगार्ड उनको देख तो नहीं रहे, पर ऐसा नहीं था। अधिक ने गाड़ी में बैठते ही साइड में लगा एक बटन प्रेस कर दिया जिससे पीछे का हिस्सा प्राइवेट हो गया था, जिसका पता सिया को नहीं था। उसकी नजर इधर उधर हो रही थी। अधिक ने उसके चेहरे को पकड़ के अपने सामने करके सख्त आवाज में कहा कहाँ देख रही हो, कहाँ ये क्या यहाँ मेरी आंखों में तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। सिया हड़बड़ा गई। वो गुस्से और सब्र से हकलाने लगी और बोली वो मैं तो। अधिक ने आंखें छोटी करके घूर के देखा तो वो चुप हो गई। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस बेशरम आदमी का वो करे तो क्या करे। अधिक ने उसके लाल पड़ चुके चेहरे मम्मी को देख सेडक्टिव वे में उसे कान के पास होठ ले जाकर कहा बेबी तुम मुझे बहुत डिलीशियस लग रही हो, मेरा तो मन बस तुम्हें खाने का कर रहा है। सिया ने गुस्से में उसे देखा और मुंह फुला के बोली आप बहुत ज्यादा बेसुम है, आपको दिखाई नहीं देता हम गाड़ी में है। ड्राइवर भी हमें देख के क्या सोच रहा होगा। सिया के आंखों में हल्की सी नमी कहने लगी क्योंकि उसके लिए सब ऐसा था जैसे वो कोई दूसरी दुनिया में आ गई हो। अधिक ने जब उसके नम आंखें देखी तो उसने उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठाया और अपनी गोद में इस तरह बिठाया कि सिया के पैर उसके कमर के दोनों तरफ आ गई। वो उसके चेहरे पर लटक रही लट को कान के पीछे करते हुए उसके नम हो चुकी आंखों में देख के बोला बेबी तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे बेबी को किसी को ऐसे ही देखने भी दूंगा? नेवर, कभी नहीं। तुम मेरी बीवी हो, मेरी क्यूट सी बेवकूफ बेबी डॉल जिसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ, कोई और नहीं, समझी? तो अब देखो कोई हमें ऐसे देख नहीं रहा है। उसे बेवकूफ कहने से सिया की गाल और फूल गई और नाक गुस्से से लाल हो गई। उसने पहले अपनी गर्दन घुमा के पीछे देखा तो वहां एक ब्लैक कलर की शेड लगी थी जो ड्राइवर और पीछे वाली सीट के बीच में थी, जिससे आगे वाले लोग ना पीछे कुछ देख सकते थे और ना उनकी कोई बात सुन सकते थे। जब उसने उस वो देख ली तो उसे थोड़ी सी राहत मिली, पर जब उसके दिमाग में ये आया कि अभी अधिक ने उसे बेवकूफ बोला है तो वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोली आपने मुझे बेवकूफ कहा। अधिक ने उसकी छोटी सी लाल नाक को पिंच करते कहा तो मैंने क्यूट बेबी डॉल भी तो कहा था, वो याद नहीं? तो मैं सिर्फ बेवकूफी याद रहा। सिया ने गुस्से में कहा आप भी बहुत बड़े बड़े वाले चिंपाजी हो और मुंह फुला के फेर लिया। अधिक ने आगे छोटी करके उसे देखा और उसके मुंह को अपने सामने करके कहा तुमने अभी मुझे क्या बोला? सिया ने मुंह बनाया और फिर से उसे मुंह से मुंह फेरने लगी तो अधिक ने अब उसके मुंह को अपने हाथ से पकड़कर अपने सामने रखा और पूछा तुमने भी मुझे क्या बोला था? सिया ने उसकी आंखों में देखा और मुंह बुलाने लगी। अधिक उसे घूमने लगा तो वो चिढ़ते हुए बोली आपने भी तो मुझे बेवकूफ कहा था, तो मैंने भी आपको चिंबाजी बोल दिया। हिसाब बराबर। अधिक बोला हिसाब कहाँ से बराबर हो गया? वो तो मैं करूंगा, तुम नहीं। सिया उसे नासमझी से देखने लगी पर तब तक बहुत देर हो गई थी। अधिक ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके होठों को पूरी तरह से अपने मुंह में भरकर सब करने लगा। सिया आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से उसके हैंडसम फेस को देखती रह गई और अधिक को तो उसके होठों को किसी लॉलीपॉप के जैसे शक और लिक करने में लगा था। वो कभी उसके अपर लिप को सिक करता तो कभी लोअर लिप को। उन दोनों के होठों के पास सलाइयां फैलने लगा। सिया ने अनजाने में ही अधिक की शर्ट के कॉलर को कस के पकड़ लिया था। मुंबई यूनिवर्सिटी में मीरा अपने दोस्त के साथ क्लास के लिए जा रही थी कि तभी उसकी नजर कॉलेज कैंप्स के अंदर आ रही निक्की पर जाती है जो उसने सिंपल सा सूट पहन रखा था और अपना बैग लेकर वो अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए जा रही थी कि तभी किसी ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। निक्की ने अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो मीरा और उसकी पलटन खड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। निक्की का चेहरा सख्त हो गया। वो कोई नाजुक सी लड़की नहीं थी
सिया की तरह वो पहले किसी से कोई लड़ाई नहीं करती थी, पर अगर कोई सामने से आकर उससे भिड़ो तो वो किसी को बिना ठोके जाने नहीं देती थी। निक्की की इस वक्त गिरी थी। मीरा कॉलेज के मालिक की पोती थी। उसकी चमचिया भी अमीर घरों से थी। हालांकि मीरा जितनी नहीं पर उतनी ही फिर भी अमीर थी। निक स्कॉलरशिप वाली स्टूडेंट थी। मीरा की एक दोस्त थी जिसने अपनी मिनी स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप पहन रखा था। वो अपने खुले बालों की लट को अपनी उंगली में घुमाते हुए घमंड से बोली, मीरू यार देखो तो इसके कपड़े कितने चीप है। ऐसे लोगों को हमारे हाई क्लास कॉलेज में किसने एडमिशन दे दिया है। देखो तो कैसे गंदे कचरे से निकल के आई है। निक्की ने गुस्से में अपने एक हाथ की मुट्ठी बना ली। दूसरी लड़की उसके चारों तरफ घूमते हुए उसकी चोटी को हिलाकर बोली, है मिस देखो तो ये क्या है। उसकी बात सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगी। निक्की के बाल भी बड़े थे पर सियार से छोटे थोड़े छोटे थे। मेरा एटीट्यूड से निक्की के सामने अपने हाथ बांध कर बोली, ये सड़क छाप लोग ऐसे ही होते हैं, बस वो उठाकर कहीं भी चले आते हैं। मीरा को निक्की को देखकर याद आ गया था कि जो लड़की उसने अपने भाई के घर में देखी थी वो उसके साथ ही उस दिन कॉलेज में आई थी और उसके भाई से आकर टकराई थी। उसकी आंखों में नफरत की आग जलने लगी। उसने निक्की के ऊपर से नीचे रख देखा और अजीब तरह से मुस्कुराकर बोली, वैसे तुम्हारी वो सो कॉल्ड अजीब दोस्त नहीं आई, क्या हुआ। उसे किसी ने रात गुजारने के पैसे नहीं दिए या फिर वो किसी अमीर बुड्ढे के बेड पर उसे खुश कर दिया। निक्की का दिमाग एकदम से ठनका और उसने गुस्से से उंगली दिखाकर कहा, तुम जैसी लड़कियां ही होती है जो ऐसे गंदे काम करके पैसे कमाती है। खबरदार जो मेरी दोस्त के बारे में कुछ भी बुरा बोला बोले तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उसकी धमकी सुनकर मेरा साथ स्माइल करके बोली, तुम मेरा महाजन का मुंह तोड़ोगे, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। पर तुम एक बात भूल रही हो, ये कॉलेज मेरे दादाजी का है, तो क्या तुम मेरा मुंह तोड़कर इस कॉलेज में टिक पाओगी। एक पल को तो निक्की भी घबरा गई पर उसके चेहरे पर डर की एक लकीर नहीं आनी थी। वो वैसे ही बोली, हाँ तो ये कॉलेज तुम्हारे दादाजी का है ना कि तुम्हारा। तो रास्ता छोड़ो और मुझे कॉलेज के लिए जाने दो। मेरा एक इंच भी नहीं हिले। निक्की को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी क्लास स्टार्ट होने में सिर्फ कुछ ही मिनट रह गए थे। उसने गुस्से से मीरा की बाजू पकड़ी और उसके झटके से साइड में करके वो सीधा बिना पूछे क्लास की तरफ चली गई। पीछे मीरा और उसकी दोस्त गुस्से और बेइज्जती के घूंट पीती उसे जाती देखती रह गई। शिमला अद्दी की गाड़ी एक 5 स्टार होटल के आगे रुकी। ओडी गार्ड ने आगे से उतरकर अद्दी की तरफ का डोर ओपन किया तो वे अपने सूट के बटन को बंद करते हुए फुल एटीट्यूड में गाड़ी से बाहर आया। उसकी आंखों पर बड़े गोगल्स लगे थे और बाहर धूप हो रही थी जिसमें उसका चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने इधर उधर देखा, आसपास बहुत से लोग आ जा रहे थे। उसे वो मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने गाड़ी के अंदर देखा जहाँ सिया मुंह बना के बैठी थी। अद्दिक ने तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सिया ने पहले तो उसे गुस्से में घूरा फिर उसके हाथ को पकड़ लिया। अद्दिक की स्माइल और भी लंबी हो गई। सिया भी ब्लैक साड़ी में अद्दी को किसी भी तरह से कम नहीं लग रही थी बल्कि उससे भी ज्यादा कमाल की लग रही थी। अब लोगों की नजर सिया पर अटक गई थी जो उसे हट ही नहीं रही थी। अद्दिक ने उसे उसकी साड़ी के पल्ले को उसके पीछे से लेकर उसके आगे दूसरे हाथ में फंसा दिया जिससे वो उसकी खुली बैग पूरी तरह ढक गई। अद्दिक ने उसकी कमर को कस के पकड़ के धीरे से उसके कान में झुक के फुसफुसाते हुए कहा, बेबी तुम्हें ज्यादा शो ऑन करने की जरूरत नहीं है और यहाँ तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, किसी और की नहीं, और किसी से कोई बात भी नहीं करोगी। गॉट इट। सिया ने उसकी बात सुनी तो सोचा, अगर मुझे यहाँ किसी से कुछ कहना ही नहीं है तो यहाँ मुझे साथ क्यों लाए हैं, सब कुछ यही संभाल सकते हैं। पर फिर उसने आसपास देखा तो लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देख उसने जल्दी से कहा, ओके मैं समझ गई। अद्दिक ने उसके कान को चूम लिया और पीछे हट गया पर सिया की तो पूरी बॉडी में जैसे करंट दौड़ गया। उसका चेहरा लाल हो गया। अद्दिक उसे लेकर होटल के अंदर बढ़ गया। उसके पीछे उसके कुछ बॉडीगार्ड भी चले गए। वो सीधा लिफ्ट में घुस गए और टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही लिफ्ट खोली। वो दोनों बाहर आए। इस बीच सिया ने अद्दिक से नजरें मिलाई और ना कुछ कहा। अद्दिक ने भी इस बार उसे नहीं छोड़ा। दोनों ही प्राइवेट रूम के बाहर आकर खड़े हो गए। वहां पहले से कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे जिन्हें देखकर पता लगाया जा सकता था कि वो किसी पावरफुल आदमी के होंगे। बॉडीगार्ड ने अद्दिक को हेलो बोला और अंदर जाकर इन्फॉर्म किया। अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसकी उम्र 40 के आसपास की होगी। उसने अद्दिक से हाथ मिलाकर उसका वेलकम किया और उसे अंदर जाने को कहा। सिया को वो सब कुछ अजीब लग रहा था। उसके लिए ये सारी चीजें और जहाँ नहीं और दूसरी दुनिया के जैसी थी। फिर भी वो अद्दिक के साथ अंदर चले गई। उनके बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े हो गए। वो दोनों जैसे अंदर पहुंचे वहां पहले से 4 लोग बैठे थे। मिस्टर बनर्जी ने अद्दिक को हैंडशेक किया और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने लगे। मिस्टर महाजन, ये मेरी वाइफ गौरी, ये मेरा बेटा बड़ा आदित्य और ये मेरी छोटी बेटी अंकिता। अद्दिक ने सिर्फ सिर हिलाया। उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सिया उसके बगल में खड़ी काफी ज्यादा अजीब महसूस कर रही थी। उसे इतने बड़े लोगों के बीच सफोकेशन होने लगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अभी तक अद्दिक ने सिया का इंट्रोडक्शन नहीं कराया था तो उन लोगों को लगा कि वे उसकी एपीए होगी। अद्दिक ने जब सिया को अजीब तरह से इधर उधर गर्दन घुमाते देखा तो उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ है। सिया का चेहरा कुछ कुछ लाल सा हो गया। उसके माथे पर पसीना भी आ गया। वो घबराहट में बोली, प्लीज क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, मुझे यहाँ सांस नहीं आ रही। ये जगह, यहाँ के लोग, मेरे लिए सब कुछ अलग है। प्लीज प्लीज आप समझ रहे हो ना। उस वक्त उसकी बातों में साफ रिक्वेस्ट थी। अद्दिक उसे उन लोगों से मिलाने वाला था पर उसकी हालत देखकर बोला, ओके फाइन, चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। सिया उसे रोकते हुए बोली, देखिए ये मीटिंग जरूरी है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, बस बाहर थोड़ी खुली हवा में सांस लूंगी तो अच्छा फील करने लगूंगी। आप मीटिंग करो, अगर मेरी जरूरत पड़े तब आप मुझे बुला लेना, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अद्दिक ने उसे गुस्से में से देखा और दांत पीसकर धीरे से मगर सख्त लहजे में कहा, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो, इसलिए यहाँ ये नाटक कर रही हो। सिया ने उसे हैरानी से देखा और घबरा कर बोली, नहीं मैं क्यों भागूंगी, मुझे सच में अच्छा फील नहीं हो रहा है।
मैं बाहर ही हूँ, आप चाहे तो अपने बॉडीगार्ड से बोल देना, वो मुझ पर नजर रख सकते हैं। अदिक ने कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखा, शायद वो सच्चाई देखने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, ओके जाओ, तुम पर कहीं दूर मत जाना, समझे, और कुछ जरूरत हो तो बॉडीगार्ड से बोल देना। मुझे झूठ बोलकर यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, समझे। सिया ने सिर हिलाया और जल्दी से पलटकर बाहर निकल गई। वो चारों लोग कब से अद्दिक और सिया को देख रहे थे। उनको कुछ सुनाई तो नहीं दिया था, पर वो देख सकते थे कि दोनों कुछ बातें कर रहे थे। आदित्य की नजर सिया को ऊपर से नीचे तक अजीब तरह से घूरे जा रही थी। तो वो वे अंकिता अद्दिक की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और हैंडसम फेस को देखे जा रही थी। अद्दिक को नहीं पता था कि उसने सिया को यहाँ लाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ना वो मिस्टर बनर्जी की तरफ देखकर बोला, तो चलिए हम मीटिंग शुरू करते हैं। मिस्टर बनर्जी स्माइल करके बोले, जी ठीक है। अगर अंकिता बोली, रेडी क्यों ना, पहले हम कुछ खा ले, उसके बाद मीटिंग कर लेना, इसी बहाने हम और अच्छे से जान पहचान कर लेंगे। उसकी बात पर अद्दी की बहू आपस में जुड़ गई। मतलब क्या था इस लड़की का, क्या वो यहाँ जान पहचान बढ़ाने आया है? उसने सख्त एक्सप्रेशन के साथ बिना किसी नखरे के कहा, पीएम सर मुझे यहाँ और भी जरूरी काम है। मीटिंग जितनी जल्दी खत्म होगी हमारा काम भी उतनी जल्दी शुरू होगा। मुझे जान पहचान बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ बिजनेस करने में दिलचस्पी है। उसकी सीधी सपाट बात को सुनकर पीएम उसे देखते रह गए और अंकिता के हाथों की मुट्ठी बंध गई। उसने तो सोचा था कि वो इतने हैंडसम लड़के को फंसा लेगी, पर उसके लिए तो अच्छा होगा। पर वो जितना आसान उसे समझ रही थी, अब अद्विक उतना आसान नहीं था। अद्विक ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और जाकर वहां लगे सिंगल सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर राजे की तरह बैठ गया। सब उसे बस देखते ही रह गए। होटल के प्राइवेट रूम में अधिक सीपीएम के साथ बैठकर मीटिंग करने लगा। वो वहीं उसकी बेटी पत्नी और बेटा बैठे थे। अंकित का सारा ध्यान लैपटॉप में चल रही प्रेजेंटेशन पर था, पर अंकिता की नजर अधिक के ऊपर ठहरी थी। वो कभी अपने होठों को बाइट करती, कभी अपने पैरों को हिलाती, तो कभी अपने हाथों से बालों की लटों को उंगली में पकड़कर घुमाती। पर अधिक ने एक बार भी उसे नजर उठाकर देखा भी नहीं, ना ही उसके चेहरे को सख्त एक्सप्रेशन बदले। वो बस यहाँ अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था जिसमें पीएम इंटरेस्टेड था। उसने सामने से उसे कॉल करके मीटिंग के लिए कहा था। वो नहीं बैठे। आदित्य की नजर दरवाजे पर टिकी थी, उसके अंदर अजीब सी सेंसेशन हो रही थी। जब से उसने सिया को देखा था वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे बिजनेस वगैरह में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था। पीएम वैसे तो खुद अकेले ही मीटिंग करने वाले थे, पर जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद मिस्टर महाजन को मेरी बेटी पसंद आ जाए तो बिजनेस पार्टनर के साथ साथ वो रिश्तेदार भी बन जाए। वैसे भी हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छे परिवार में शादी करके जाए, और अधिक का नाम पूरे देश विदेश में मशहूर था। पर उनको ये नहीं पता था कि वो ऑलरेडी शादी कर चुका है और उसकी बीवी उसके साथ आई है। पर अफसोस तो वो उसका इंट्रोडक्शन नहीं कर पा पाया था। खैर, जब वो काफी देर तक भी आदित्य अपने अंदर की सुरसुराहट को रोक नहीं पाया तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। वो सब जानते थे कि वो ऐसा ही, उसे सिर्फ एंजॉय करने में इंटरेस्ट आता है, मीटिंग काम में नहीं। वो जल्दी से डोर खोल के बाहर आता है। वो इधर उधर नजर घुमाते हुए सिया को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ा आगे जाके कॉरिडोर के पास बनी बड़ी सी विंडो के पास सिया उसे खड़ी दिखी, जो बाहर देखते हुए खुद को रिलैक्स कर रही थी। वो उसे यहाँ बहुत अजीब फील हो रहा था और ऊपर से उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था। अधिक से लड़ाई करते करते हुए हर बार खाना खाना ही रह जाता था। उसे अपने पेट में भी दर्द सा महसूस हो रहा था। वैसे तो उसने ठंडा पानी पी लिया था, पर फिर भी उसे अजीब सा लग रहा था, ना जाने क्यों। तभी उसे अपने बैग पर किसी गर्म सांस महसूस हुई। वो एकदम से घबरा के पलट गई और इस हड़बड़ाहट के चक्कर में उसका पैर साड़ी में उलझ के मुड़ गया, जिससे वो गिरने को हुई कि तभी उसकी कमर से पकड़कर उस शख्स ने खुद के करीब कर लिया। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन था, उसकी आंखों में सिर्फ लश्टर दिख रही थी। सिया ने खुद को संभाल के उसे धक्का देना चाहा, मगर उसकी पकड़ कमर पर और कस गई। सिया ने और गुस्से से उसे देखा और उसके मुंह पर एक जोरदार का थप्पड़ मारते वो गुस्से से बुरी तरह से कांपने लगी। तो उसके इन तेज थप्पड़ लगने से उस शख्स का चेहरा एक तरफ झुक गया। इस वजह से उसकी पकड़ भी कोई ढीली सी हुई। तो सिया ने उसे पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया तो वो लड़खड़ा के 3-4 कदम पीछे हट गया। सिया ने खुद को पूरी तरह से अपनी साड़ी से ढक लिया और गुस्से से उंगली पॉइंट करके बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और तुमने किसे टच किया है। उसके सामने खड़ा शख्स कोई वो नहीं, आदित्य ही था। उसने तो सोचा था कि वो जैसे उसके करीब जाएगा वे भी उससे लिपट जाएगी। वो दिखने में अधिक से कहीं कम नहीं था, ना ही अमीरी में उसका बाप पीएम था। तो उसे कोई लड़की रिजेक्ट कर दी, ये इम्पॉसिबल था। पर उसके सामने खड़ी लड़के ने न सिर्फ उसे रिजेक्ट किया बल्कि उसे थप्पड़ भी मारा। यह तो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा था और वह भी एक मामूली सी लड़की ने। उसने अपने आप उंगलती आंखों से सिया को बुरी तरह घूरा और पलक झपकते उसने आकर सिया के पॉइंट की उंगली को पकड़ के मोड़ दिया। उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया था, साथ ही उसका गाल जिस पे सिया ने थप्पड़ मारा था। सिया की दर्द से आह निकल गई। इससे आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरा बाप कौन है? सिया का चेहरा दर्द और गुस्से से लाल हो गया था। वो उसे अपनी उंगली पर छुड़वाते हुए वैसे ही गुस्से में बोली, मुझे तुमसे और तुम्हारे बाप से कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना ऐसा ना हो कि तुम और तुम्हारा बाप दोनों ही कहीं भीख मांगते फिरे। सिया की ऐसी बात सुनकर उसका पारा और हाई हो गया। उसने उसकी
पकड़ को बुरी तरह से उसने उसकी बाह पकड़ के बुरी तरह से मोड़ दी। सिया दर्द से चिल्लाने लगी। जिस तरफ सिया खड़ी थी उस तरफ कोई ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे, इसलिए अब तक वहां कोई नहीं आया था। इसी बात का आदित्य ने फायदा उठाया और झटके में उसके बाह को छोड़ के उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया। दर्द से सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसे छूटने की कोशिश की पर शायद उसके सिर पर हैवानियत सवार हो गई। वो उसे बालों से पकड़ के खींचते हुए उस कॉरिडोर के आखिर में लेकर जाने लगा। वहां शायद कोई स्टोर रूम था। उस फ्लोर पर सिया उसे छूटने की कोशिश करती रही पर उसके बाल उसकी मुट्ठी में पूरी तरह से कसे हुए थे। सिया रोते हुए बोली, तुम हो कौन और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? देखो मुझे छोड़ दो। क्योंकि सिया को उसकी हरकत देख के अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी। वो चिल्लाने लगी, कोई हो बचाओ मुझे, मिस्टर महाजन प्लीज यहाँ हो, आप मुझे बचाओ। पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था और अब तक तो वो उसे कमरे के बाहर लेके आ गया और उसने एक डोर पर दांत मार के खोला और सिया को बालों से धक्का दे दिया। अधिक पीएम के साथ मीटिंग कर रहा था और अंकिता की नजर अधिक पर थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अधिक की नजर उस पर अधिक था कि जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं प्राइवेट रूम के बाहर कॉरिडोर के लास्ट कमरे के अंदर आदित्य ने सिया को धक्का दे दिया, जिससे सिया खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा नीचे जा गिरी, जिससे दर्द से उसकी चीख भी निकल गई। उसके पीछे आदित्य अंदर आया और दरवाजे को जोर से बंद करके अंदर से कुंडी बंद कर दी। सिया खुद को संभाल के खड़ी हुई ही थी कि तब तक आदित्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सिया के हाथ पैरों से गिरने की आवाज जैसे खरोच आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू के साथ डर और घबराहट थी। वो पीछे हटते हुए बोली, देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे जाने दो वरना अब मिस्टर महाजन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आदित्य अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, वो मेरा क्या करेगा? वो मेरे बाप को नहीं जानता है। अगर उसे बिजनेस करना है तो मेरे बाप के सामने झुकना पड़ेगा। और तुम वो जिसे तुम्हारे लिए अपना नुकसान क्यों ही करेगा? तुम जैसे ना जाने कितनी ही उसके आगे पीछे घूमते होगी। तुम हो ही कौन? और वैसे भी उसे तो मेरी बहन एंटरटेन कर रही होगी। आखिर वो पीएम का दामाद जो बनेगा। सिया उसकी बातों को सुनकर हैरान परेशान होने लगी। वो पीछे होते हुए बोली, देखो मैं बता रही हूँ, मुझसे दूर हो। मैं मिस्टर महाजन की वो अपनी बात पूरी कर पाती। उससे पहले आदित्य बोला, हाँ हाँ पता है, तुम उसकी पर्सनल सिक्योरिटी हो। वैसे तुम इतनी ज्यादा हॉट हो कि उसने अभी तुम्हें अब तक चख ही लिया होगा। आखिर तुम हो इतनी खूबसूरत कि हर कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब मुझे ही देख लो। तुम्हें देखते ही मेरी बॉडी में करंट सा दौड़ने लगा और मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैं तुम्हारे पास खींचा चलाया। अगर तुम प्यार से मान जाती तो मैं तुम्हें इस कमरे की जगह लग्जरी स्वीट्स में लेके जाता, पर तुमने तो मुझे थप्पड़ मारा और खुद को सती सावती समझने लगी। सिया पीछे होते एकदम से वॉल से टकरा गई तो वो वहां से साइड हटने वाली थी कि आदित्य उसके ऊपर झपट गया और उसके दोनों हाथ वॉल उसके सिर के दोनों तरफ रख दिया। खुद उसके ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में अजीब सी शैतानी चमकती और सिया डर के उसके सीने पर हाथ से धक्का देने लगी। पर आदित्य उस नाजुक से जान के सामने पहाड़ जैसा था। उसने झटके से सिया की कलाई पकड़ी और मोड़ के उसकी पीठ से लगा दी, जिससे सिया उसके और भी करीब आ गई। उसकी आंखों में खौफ से आंसू तेजी से बहने लगी। अब उसे बुरा होने का डर लगने लगा कि अब ना जाने उसके साथ ये शैतान क्या करेगा। वो मनी मन अधिक को याद करके बोली, मिस्टर महाजन प्लीज मुझे बचा लो। अगर आज मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्राइवेट रूम के अंदर केविन, जिसका सारा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर था, अचानक से उसे हिचकी आई और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। पीएम उसकी बेटे और पत्नी अद्विक को हैरान होकर देखने लगी। अधिक बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल करना है, अर्जेंट है। पीएम ने ज्यादा न सोचते हुए ओके कहा। ओके नो प्रॉब्लम मिस्टर महाजन, आप कॉल ले सकते हैं। अधिक बिना एक पल गए कमरे से बाहर आया तो उसे पीएम के बॉडीगार्ड के साथ उसके भी कुछ बॉडीगार्ड खड़े मिले। उसने सीधा जाके बॉडीगार्ड से पूछा, सिया कहाँ है? वो बॉडीगार्ड अधिक ऐसे एकदम से पूछने से हड़बड़ा सा गया, पर वो जल्दी से खुद को ठीक करके बोला, जी बॉस, वो मैम अभी कुछ देर पहले तक तो यही थी, फिर वो उधर चले गई। ये बोल के कि उनको बाहर की खुली हवा खानी है। उधर दूसरी तरफ एक बड़ी सी विंडो है। अधिक ने उसे खा जाने वाली नजर से घूरा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अकेला छोड़ने की? जल्दी उसे मेरे पास लेके आओ। जाओ। बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से उस खिड़की की तरफ चले गए जहां कुछ देर पहले सिया खड़ी खुद को रिलैक्स कर रही थी। अधिक ने पॉकेट से सिगरेट का बॉक्स निकाल के सिगरेट को फोटो के बीच दबा के लाइटर से जला के उसकी कस लेने लगा। उसका दिमाग गर्म हो रहा था और दिल बेतहासा धड़क रहा था। उसे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा जैसा महसूस हो रहा था। वो खुद से ही बोला, बेबी अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की होगी ना तो फिर मैं तुम्हारी जान अपने इन्हीं हाथों से लूंगा। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था अगर तुमने वो तोड़ा होगा तो तुम्हें पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी थी और उसकी बॉडी गुस्से से कांप रही थी। तभी उसके पीछे से सेडक्टिव आवाज आई, मिस्टर महाजन, आई थिंक आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल थी, क्या वो पूरी हो गई? अधिक ने ना तो उस आवाज पर कोई तवज्जो दी और ना ये देखने की जहमत की कि उसके पीछे कोई कौन है। धीरे धीरे ये आवाज उसके करीब से आने लगी। उसके ऊंची हिल के टक टक की आवाज और भी पास हो गई, लेकिन अधिक को न उस आवाज से कोई फर्क पड़ा और न ही उस इंसान से। अधिक के ठीक सामने आकर खड़ी हुई अधिक ने उसे फिर भी नहीं देखा। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला काला हो गया था। उसकी आंखें खून की तरह लाल गुस्से से उसके माथे से उभर के दिखने लगी थी। पर उसके सामने खड़े लड़के को इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त उसकी जलती हुई आग पर आकर खड़ी हो गई है।
कमरे के अंदर आदित्य सिया की कलाई को और भी जोर से मरोड़ते हुए उसके चेहरे पर झुक के किसी सनकी की तरह बोला, अरे तुम तो पास से भी और भी खूबसूरत लगती हो। आज तो मुझे सच में फूल की परी मिल गई है, जिसके साथ मैं जन्नत महसूस करूंगा। उसकी इतनी घटिया बातों को और उसकी गंदी नजरों को अपने ऊपर वाके उसे घिन आने लगी। वो सिया के चेहरे पर झुकता उससे पहले सिया ने गुस्से में उसके मुंह पर थूक दिया। आदित्य एक झटके में पीछे हटा। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और थूक को देख के उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सिया उसकी पकड़ से छूट चुकी थी और वह वहां से भागने लगी कि आदित्य ने झटके से उसके हाथ को पकड़ा और पीछे की तरफ खींच की दीवार पर जोर से धक्का दे दिया। सिया दर्द से चीख पड़ी, पर तभी एक जोर का तेज थप्पड़ आगे सिया के गाल पर लगा और उसका चेहरा एक तरफ झुक गया, साथ ही उसके होंठ फट गया जिससे खून निकलने लगा। सिया की आंखें लाल आंसू से भरी, वो गुस्से और दर्द में कांप रही थी। इधर जब बॉडीगार्ड को सिया कहीं नहीं मिली तो वहां अद्दिक के पास आते हैं। अद्दिक जो बिना किसी ऑब्सेशन के सिगरेट के कस भर रहा था, उसके सामने खड़ी लड़की जो कोई और नहीं अंकिता थी। उसने अपना एक कदम अद्दिक के करीब बढ़ाया और अपना एक हाथ सीधा अद्दिक के सीने पर रख दिया। अद्दिक जो सिया के गला मिलने से गुस्से से आग का गोला बना हुआ था। किसी अनजान लड़की के ऐसे छूने से उसका पारा हाई हो गया और उसने बिना सोचे समझे उसके हाथ की कलाई को जोर से पकड़ा और इतनी बुरी तरह से झटका कि वो हाई हील पहने होने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाए और दूर जाके गिरी। आह, उसकी तेज चीख उस कॉरिडोर में गूंज गई। अद्दिक अपनी लाल आंखों से नीचे पड़ी अंकिता को घूर रहा था और अंकिता वो तो अद्दिक को उतने गुस्से में देख के बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी उसे गिरने की वजह से चोट भी आई थी, पर उसके दर्द से ज्यादा तो उसे इस वक्त अद्दिक से डर लग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना में अभी यही मिस्टर इंडिया बन के गायब हो जाए। तभी प्राइवेट कमरे का डोर खुला और मिस्टर बनर्जी उनकी पत्नी बाहर आई। वो खड़बड़ाते हुए आए। उन्होंने अंकिता की चीख सुन ली थी। वो जैसे ही वहां आए तो उनकी आंखें और मुंह हैरानी और शौक के मारे मुंह खुले और आंखें फटी रह गई। अद्दिक गुस्से से कांप रहा था, उसका पूरा दिमाग गर्म हो चुका था। अगर अभी उसे सिया नहीं मिले तो वो यही सबकी लाश बिछा देगा। अद्दिक बहुत ही ज्यादा कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम खुद को क्या कहे कि रंभा मैंने का समझती हो जो मुझे टच किया? मैं अद्दिक महाजन हूँ और मेरा टेस्ट तुम जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई छिपकली में नहीं है। मुझे मेरे टाइप की ऑलरेडी मिल चुकी है और वो तुमसे लाखों क्या करोड़ों अरबों खरबों से भी ज्यादा बेहतर और काबिल है। तुम जैसे लालची छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले छिपकलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत हो तो मेरे सामने दोबारा मत आना, वरना अभी तो सिर्फ झटका है, बाद में तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। सो गेट लॉस्ट नाउ। उसकी लास्ट लाइन इतनी तेज बोली थी कि पीएम और उनकी पत्नी भी बुरी तरह से अंदर तक कांप गए थे। पीएम ने खुद के डर को कंट्रोल किया और गुस्से से बोले, मिस्टर महाजन आप मेरी बेटे के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। अद्दिक ने उसकी आवाज सुनी और पीछे मुड़ के देखा तो पीएम गुस्से से कांप रहा था। अद्दिक के होठों पर काफी देर से वही स्माइल आ गई। वो डेविल हंसते हुए बोला, ओ रियली मैंने बदतमीजी किया? फिर आपकी छिपकली जैसी बेटी मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी? क्या आप अंधे थे या फिर हाँ ये सारा अब प्लान आपका ही था इसके थ्रू मुझे फंसाने का? अद्दिक की सीधी बात सुन के एक पल को तो पीएम भी सक पका गए, पर वो जल्दी से हकलाते हुए बोले, ये कैसी बातें कर रहे हो? अद्दिक ने वो अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डाले और एक कदम उनकी तरफ बढ़ा के उनकी आंखों में आंखें डाल के बेहद खतरनाक वे में बोला, मिस्टर बनर्जी आपको पता है मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना? अपनी इंटेलिजेंस सेना की बेवकूफ बन गए? तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि आज आप अपनी पूरी फैमिली को मुझसे मिलाने क्यों लाए हो। वो तुम्हें इग्नोर कर रहा था, वरना आपकी जो अंदर हरकत देखी थी, वरना उसकी जो अंदर हरकतें थी ना, उसने तो मुझे वो वाली लगी कि इसे सिर्फ अमीर लड़का चाहिए। अद्दिक की बात सुनते ही पीएम गुस्से से चिढ़ा। मिस्टर महाजन जुबान संभाल के। अद्दिक ने टेढ़ी हिमाल के बिल्कुल ठंडे लहजे में बोला, अगर ये इतनी ही सही थी तो मेरे पास क्या लेने आई थी, जबकि मैंने इसे एक नजर तक देखा नहीं था। मैं कोई एरा गेरा नहीं हूँ जो कोई भी मुंह उठा के आएगा और मुझे टच कर लेगा। मैं अद्दिक महाजन हूँ, मुझे छूने का हाँ, तो सिर्फ मैंने किसी को दिया है और वो सिर्फ मेरी है। तुम जैसी तो ना जाने कितनी ही मेरे आगे पीछे घूमती है, तो क्या मैं सबको खुद को टच करने दूं? लिसन, मेरी बॉडी प्राइवेट किसी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो कोई भी आएगा और मुझे टच करके चला जाएगा। अद्दिक की ऐसी बातों को सुन के अंकिता की आंखों से आंसू और चेहरे पर गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। आज तक उसकी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी जितनी एक बार में ही अद्दिक ने कर दी थी। पीएम अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोले, मिस्टर अद्दिक महाजन ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं पीएम हूँ, तुमने मेरे साथ दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी पावर क्या है। तुम्हें यहाँ बिजनेस तो मैं अब करने नहीं दूंगा। अद्दिक ने उसकी आंखों में देखा और बेफिक्र होकर बोला, ओके मैं भी आपकी पावर को देखना चाहता हूँ। वो पीएम को साफ चैलेंज कर रहा था। अंकिता की माँ अद्दिक से गुस्से में बोली, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुमने मेरी बेटी को हर्ट किया है और तुम अब हम सबकी इंसल्ट कर रहे हो। अद्दिक ने उनको घूरा और बोला, इंसल्ट उन लोगों की होती है जिनकी कोई इज्जत हो, पर जिस तरह की हरकत आपके पति और आपकी बेटी ने की, इससे साफ पता चलता है कि आपकी फैमिली की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ पीएम होने की होगी, बाकी तो कोई नहीं करता होगा। अद्दिक के जहरीले तीर सीधे उनके दिल पे जाके लग रहे थे। वो उसे घूर के अपनी बेटी के पास जाने लगी और तभी बॉडीगार्ड घबराते हुए अद्दिक के पास आए। बॉस मैडम वहां नहीं है।
हमने लिफ्ट की और वहां सब देखा पर वो वहां नहीं है। अधिक जॉब तक पीएम और उसकी बेटी को सुना रहा था। बॉडीगार्ड के पास उनके गुस्से से बोला, पूरे फ्लोर पर ढूंढो, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए, वरना आज तुम सबकी जिंदगी खत्म समझो। इसी के साथ वो उस तरफ बढ़ गया जहाँ सिया को देखा था। स्टोर रूम में सिया की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। उसका एक गाल पूरा सूज गया था और होठ फूटने की वजह से ब्लड निकल रहा था। आदित्य ने उसकी बाजू को पकड़ा और दूसरा हाथ उसके कंधे पर लगा साड़ी का पल्ला पकड़ खींच कर लेता है। जिससे सिया का परफेक्ट सीना, कोरा फिगर, फ्लैट टमी उसके सामने आ जाता है। उसकी आंखों से जैसे लश टपकने लगती है, उसके मुंह से लाल गिर जाती है। वो बाजू पर पकड़ कर उसके लालची नजरों से उसकी फिगर को टकटकी लगा के देखते हुए बोला, अरे वाह, तुम्हारा फिगर तो मेरी सोच से भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। मैंने तो तुम्हें बस कमरे से और मैंने तो तुम्हें बस कमर से और बैग से ही देखा था, कमरे में और बैग से ही देखा था, पर अब ये सब देखे तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ये कहते उसने सिया को पीछे की तरफ धक्का दिया और वो जाके सीधा बोल से लगी। उसने अपने दोनों हाथों को सीने से ढक लिया। साड़ी का पल्ला आदित्य के हाथ में था। उसने उसकी साड़ी को पकड़ के खींचते हुए गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अब इसकी क्या जरूरत है? अब तो मैं तुझे पूरा देखना चाहता हूँ। मेरा बाहर मैं तुम्हें पूरा डीप तक फील करूंगा। सिया की आंखों में लबालब आंसू बह रहे थे और रोते हुए रिक्वेस्ट करके बोली, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मिस्टर जोर से चीख के, मिस्टर महाजन कहाँ हो आप? प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। सिया को एहसास हो रहा था कि अधिक जब भी उसके करीब आता था और कोई गंदी फीलिंग नहीं आती थी और ना ही अधिक ने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो उस पर कितना ही गुस्सा क्यों ना करता हो, पर कभी उसने सिया को इस हद तक टॉर्चर नहीं किया था। सिया को हमेशा उसके साथ सेफ फील होता था। फिर वो भले उसे कहीं भी फोर्स करके ले जाए, उस पर गुस्सा करे। सिया भी उसे न जाने क्या क्या कुछ कहती थी, पर कभी उसे या उसके साथ घिन नहीं आई थी। मुंह से भागती थी क्योंकि गलतफहमी थी, पर दिल के किसी कोने में उसे अधिक पसंद भी था, इसलिए वे कभी उसके लिए बुरा नहीं बोलती थी और न ही दोनों में लड़ाई और न ही किया। दोनों में लड़ाई जरूर होती थी, पर किसी ने किसी को किसी भी तरह से अंतरात्मा को धोखा नहीं दिया था। सिया को अब अधिक की फीलिंग समझ में आ रही थी कि अधिक हमेशा उसकी केयर करता था, सामने गुस्सा पर बाद में केयर भी करता था और बार बार की वो उससे प्यार करता है। वो उसकी बीवी है। सब वो सिया की आंखों के सामने किसी रील की तरह घूम रहा था और उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू की आज सच में अधिक के लिए तड़प थी। पर अभी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाना दो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा उसके लिए सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर किया वो सब के लिए सॉरी। पर आदित्य के सिर पर सिया की फिगर को देखे जैसे हवस का जिन बैठ गया था। इधर बाहर अधिक ने सब जगह सिया को ढूंढ लिया था, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। पर तभी उसकी नजर कॉरिडोर के कोने में लगी कैमरा पर पड़ी और बॉडीगार्ड से बोला, जल्दी से मुझे होटल की फुटेज दिखाओ। बॉडीगार्ड ने तुरंत वहां के मैनेजर को बुलाने किसी को भेज दिया। वो हमने वहीं कुछ दूरी पर पीएम, उसकी बीवी और बेटी खड़े अद्दी को बौखलाते हुए देख रहे थे। तभी अंकिता को कुछ याद आता है और वो धीरे से बोलते हैं, डेढ़ भाई कहीं नजर नहीं आ रहे। उनको काफी देर हो गई। ये सुनते ही तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। अद्दी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो रहा था। तभी उसकी नजर वहां एक कॉरिडोर के कोने में लगे कैमरा पर पड़ती है। उसने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को उसकी फुटेज ले आने को कहा। बॉडीगार्ड भी तुरंत वहां से होटल के मैनेजर को बुलाने और फुटेज लेने चला गया। वो कुछ दूर पीएम और उनकी बीवी बेटी खड़े थे। उनको अद्दी के बेबी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो इतने गुस्से में क्यों और वे किसे ढूंढ रहा है। तभी अंकिता के दिमाग में सिया का ख्याल आया कि जब अद्दी कमरे में अंदर आता तब एक लड़की उसके साथ थी और वह वहां नहीं है। फिर उसके दिमाग में उसके भाई का ख्याल आता है कि वो भी काफी देर पहले बाथरूम का बोल के कमरे से बाहर आया था। ये ख्याल आते ही वो घबराने लगी। वो उसे अपने भाई की लड़कियों के मामले में आदत पता थी, जिस वजह से उसे शक होने लगा कि कहीं उसका भाई उस लड़की के साथ तो नहीं है। उसने धीरे से अपने डर से कहा, डैड भाई कहीं नजर नहीं आ रहे, मुझे डर है कहीं भाई ने तो कुछ नहीं कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो आप देख रहे हैं कि मिस्टर महाजन कितने ज्यादा गुस्से में है। मिस्टर बनर्जी दांत पीस के बोले, क्या मिस्टर महाजन, मैं पीएम हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, पर आदित्य को ढूंढा, उसका इन सब में साथ नहीं होना चाहिए, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर पीएम का बेटा है, अगर किसी को भी भनक भी लगी कि मेरा बेटा लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता है तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। वो नहीं परेशान होकर अब आदित्य को ढूंढने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा उसे ढूंढे और वो खुद भी उसे कॉल करने लगे, पर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। शायद उस स्टोर रूम में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी वहां बॉडीगार्ड मैनेजर के साथ वहां था तो मैनेजर अपने आईपैड अद्दी की तरफ बढ़ा देता है। अद्दी उसमें उस कॉरिडोर की फुटेज देखने लगा। जब से सिया उस कमरे से निकली तब से हमने लगा कि वो कहाँ कहाँ गई थी। वो जैसे जैसे फुटेज को देख रहा था उसके फेस एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। कभी इमोशनल, कभी गुस्सा, कभी फिक्र, कभी टेंशन। इसी तरह फुटेज आगे चल रही थी कि एकदम से अद्दी के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल के काले पड़ गए और उसने झटके से आईपैड को नीचे पटक दिया। वो पूरी तरह से टूट गया और वहां खड़े बॉडीगार्ड और मैनेजर डर से 2 कदम पीछे हट गए। अधिक ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और वो उस कॉरिडोर के लास्ट में जाने लगा। उसे इतने गुस्से में उस तरफ जाते देख सब लोग भी उसके पीछे भागे। अंकिता बोली, डर आदित्य तो वहां नहीं है। जी से मैनेजर बोली, अंकिता तुम कैसी बातें कर रही हो, हमारा आदित्य वहां क्यों होगा, जरूर कुछ और बात है। अधिक कुछ ही देर में उस कमरे के बाहर आके खड़ा होगा जिसके अंदर सिया थी। अंदर आदित्य ने सिया की साड़ी को एक झटके में खींच के उसके बदन से अलग कर दिया और उसे अपने नाक के पास अपने लाके से नैप करके बोला, आह क्या स्मेल है, मुझे तुम्हारी खुशबू पागल कर रही है। सिया ब्लाउज और सेफ ईयर में अपने दोनों हाथ
हाथ सीने पर रख के डर से रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। पर आदित्य के कानों तक उसकी कोई आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसने साड़ी को एक तरफ फेंका और अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगा। सिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका चेहरा भी पीला पड़ने लगा था। उसकी सांस ऊपर से नीचे हो रही थी, घबराहट में, जिस वजह से उसका सीना भी ऊपर नीचे हो गया और भी ज्यादा कहर ढहा रहा था। वो इस वक्त आदित्य को किसी जलपरी से कम नहीं लग रही थी। उसका पेटा गोरा बदन, जिस पर घबराहट में रोंगटे खड़े होना, माथे पर डर से ठंडा पसीना आना और आंखों में आंसू, चेहरा पूरा लाल हो गया। आंखें रोने की वजह से सूज गई और उसके गाल पर उसकी पांचों उंगली छपी और गाल सूज सूझ गई। वो उसमें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आदित्य उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ, उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब करके बोला, वो करके उसके ऊपर झुकने लगा। तो सिया ने उसे दूर धकेला, पर वो इतना हट्टा कट्टा पहाड़ जैसा भारी था जिसे सिया हिला भी नहीं पाई। और वैसे भी उसके लिए सिर्फ ये भी हवस का भूत सवार है, तो उसकी ताकत और भी दुगनी हो गई है। आदित्य ने उसकी गर्दन पर झुक के समय पर के कहा, वाह मजेदार, तुम तो पूरी की पूरी टेस्ट हो, अब मैं तुम्हें पूरा खाऊंगा। इसी के साथ उसके कंधे पर झुक गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगा कर उसके पीछे धकेलना चाहा, पर धकेल नहीं पाई। पर इससे आदित्य को गुस्सा आ गया और उसने उसे बालों से पकड़ के बोला, साली ज्यादा ही नौटंकी कर रही है। तुझे अपने बॉस के साथ सोने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मेरे साथ खब बड़े नखरे दिखा रही है, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। फिर उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ और मार दिया। सिया की चीख निकल गई। इसी के साथ वो नीचे गिरी। बाहर खड़े दी के कान में जब सिया की चीख पहुंची, उसने बंद दरवाजे को जोर की किक मारी और दरवाजा एक झटके में खुला। शायद आदित्य से कुंडी ठीक से बंद नहीं हुई। अपने लस्ट के चलते जैसे ही दरवाजा खुलने की तेज आवाज सिया और आदित्य के कान में पड़ी, उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो सिया की आंखों में बेबसी के आंसू बहने लगे और आदित्य की आंखों में गुस्सा भरा। आदित्य ने जब अंदर का नजारा देखा, उसके दिमाग के सारे तार एक साथ ब्लास्ट हो गए और उसकी आंखों में आग जलने की और मौत जैसा उसके अंदर गुस्सा भरा है और वहां का टेम्परेचर एकदम बदल गया। आदित्य की आंखों से तो जैसे आग निकलने लगती है। वो सीधा अंदर आता है और एक जोर की आदित्य के सीने पर मारता है, जिससे आदित्य कुछ दूर जाकर जमीन पर गिरता है। सिया को खुद हाथों से ढके नीचे बैठी थी, तभी आदित्य अपने कोट को उतार के सिया को पीछे से उड़ा देता है और आदित्य को कॉलर से पकड़कर उसके मुंह पर पंच मारता है। वो एक के बाद एक पंच उसके मुंह पर मार रहा था, जिसे आदित्य खुद को संभाल तक नहीं पा रहा था। आदित्य के पीछे आए लोग भी जब अंदर आते हैं तो उनकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो जाती है। सबको अपनी रीढ़ की हड्डी में सेहरा महसूस हो रही थी। पीएम और उसकी फैमिली ने जब अपने बेटे को अधिक से पिटते हुए देखा, एक पल को तो उनको भी घबराहट होने लगी थी। पर पीएम जल्दी होश में आ गए और अधिक की तरफ बड़े। मिसेज बनर्जी जोर से चिल्लाई, आदित्य बेटा। अंकिता के तो अधिक का गुस्सा देखे हाथ पैर फूल रहे थे। उसकी नजर नीचे कोने में बैठी सिया पर पड़ी तो वो तुरंत सारा माजरा समझ गई कि यहाँ क्या हो रहा होगा। सिया ने अद्दी के कोट को टाइटली अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था और धीरे धीरे सुबकते हुए रो रही थी। ये उसके साथ दूसरी बार हुआ था। पहली बार उस क्लब में तब भी अद्दी ने आके उसे बचाया था, पर तब होश में नहीं थी। और आज जब वो पूरी तरह से होश में थी तो थी, पर कुछ कर नहीं पाई। जब इंसान के ऊपर हवस हावी होती है ना, तब इंसान के अंदर दोगुनी ताकत आ जाती है। औरत भले नॉर्मली इसका मुकाबला कर सकती है, पर हवस वाले इंसान का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी वह लड़की के साथ बदतमीजी बजाती होती है, तब लड़की खुद को बचाते बचाते हार मान ही जाती है, क्योंकि वो इंसान का सामना कर सकती है, शैतान का नहीं। अधिक ने आदित्य को छोड़ा नहीं, उसके मुंह पर पंच मारता जा रहा था। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा, उसकी नाक आंख मुंह फूट गया, पर अधिक नहीं रुका। तभी पीएम अधिक के पास आ गए और आदित्य को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगे। तो अधिक ने उन्हें पीछे धकेला और आदित्य को उठा के नीचे पटक दिया। आदित्य की जोर से चीख निकली, पर सत्य पर आदित्य पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सत्य के ऊपर अपना पैर रखा और उस पर दबाव बनाने लगा। आदित्य ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे हटाने लगा, पर आदित्य का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर था। तभी पीछे से पीएम ने आदित्य को पकड़ के हटाना चाहा, मगर उसने उसे अपनी कोहनी से पीछे धकेल दिया। मिसेज बनर्जी अपने बेटे की हालत देखकर बुरी तरह से रोने लगी। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए थे। पीएम बोले, मिस्टर महाजन, आप में ऐसे मेरे बेटे को नहीं मार सकते हैं। अधिक ने उनको अपनी लाल आंखों से घूर के देखा और ठंडे दिल दहलाने वाले वॉइस में बोला, और आपका बेटा मेरी बेबी के साथ कुछ भी करेगा। पीएम का चेहरा कुछ पल के लिए सफेद पड़ गया, पर वो फिर से कोशिश करते हुए बोले, मिस्टर महाजन, वो सिर्फ एक मामूली सी लड़की है, उसे मैं 4 गुना कंपनसेशन दे दूंगा। अधिक का दिमाग पूरी तरह से घूम गया। वो उसे घूरते हुए बोले, तुम मेरी बेबी अधिक महाजन की बेबी को कंपनसेट करोगे? रियली मेरी बेबी तुम्हें इतनी सस्ती लगती है? वो मेरी बेबी है मिसेस या अधिक महाजन, उसे तुम क्या तुम्हारा पूरा खानदान भी एक साथ आके कंपनसेट करे तब भी वे नहीं कर सकते हो। अधिक की बातों को सुन के वहां सब लोग बहुत बन के खड़े रह गए, सिवा उसके बॉडीगार्ड के। बाकी सबको तो बिजली का 440 वोल्ट का जोर का झटका धीरे से लगा। पीएम के होश उड़ गए, साथ में आदित्य, उन्निका, मिसेज बनर्जी और होटल के स्टाफ और मैनेजर के, क्योंकि वो अधिक को अच्छी तरह से जानता था। सबके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अधिक ने आदित्य के सीने पर प्रेशर दिया तो वो चिल्लाने लगा, जिससे सब अपने होश में। और पीएम अब घुटने पर बैठ गया। वो हाथ जोड़ के अधिक से रोते हुए बोला, मिस्टर महाजन, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। अब पीएम को समझ आ रहा था कि अधिक के बारे में उसने जो सुना था वो अफवाह नहीं थी। वो सच में जीता जागता शैतान था, जो गलती करने वालों को या उसके साथ धोखा करने वालों में या फिर उसकी फैमिली को टच करने वाला को
भटका हुआ हो, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। पीएम की सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। वो अद्दी के पैर पर अपना सिर रख के बोला, प्लीज मिस्टर महाजन, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे बेटे ने जो गलती की है वो अनजाने में की है, प्लीज उसे माफ कर दो। अधिक सख्ती से बोला, क्या कहा गलती? ये गलती नहीं है, गुनाह है। इसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और वो लड़की को कोई ऐसी वैसी नहीं मेरी बीवी है। तुम्हें क्या लगता है मेरी बीवी को कोई भी ऐसे ही टच कर सकता है? तो वो मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है, जिसे मैं छूने तो क्या किसी को उसे देखने तक की इजाजत नहीं देता। और तुम बोल रहे हो किसने गलती की और अनजाने में ही? ये दूध पीता बच्चा है जिसे ये नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है। वो वहीं से अधिक के मुंह से उसके लिए इसकी इज्जत, उसका गुरूर सुन के उसे अपनी नम आंखों से देखती रह गई। उसका दिल धक धक कर रहा था। अधिक ने अपने पैर को थोड़ा सा उठाया और जोर से उसके सीने पर मारा। एक तेज कड़क हड्डी टूटने की आवाज आई और इसी के साथ आदित्य की दर्दनाक चीख निकल गई। अधिक यहाँ नहीं रुका, उसने दोबारा से पैर पीछे गया और फिर से किक मारी। उसकी पसली की कड़क आवाज होकर टूट गई। उसने उसके कंधे पर पैर रखा और हाथ को पकड़ के ट्विस्ट कर दिया और हड्डी टूट गई। अधिक ने उसके सीने की पसली कि हाथों की पैरों की हड्डी तोड़ दी। जो वो इतना दर्द सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। पर अद्दी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पीछे हुआ और गुस्से में पीएम को देख के बोला, तुम्हारी वजह से इसे मैंने आज जिंदा छोड़ दिया है, वरना मेरी फैमिली को बुरी नजर डालने वालों की आंखें निकाल के उसकी जान ले लेता हूँ। और इसने तो नजर नहीं हाथ भी डाले है। पीएम ने रोते हुए अद्दी के सामने हाथ जोड़े। उसे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम उसका बेटा जिंदा तो है। अधिक ने पलट कर उसे देखा तो सिया भी वहीं बैठी सुबक रही थी। उसकी हिम्मत उठने की नहीं हो रही थी। एक तो आदित्य का उसके साथ जबरदस्ती करना, दूसरा उसके पेट में दर्द होना, उसे हिला भी नहीं जा रहा था। अधिक ने उसे झटके से अपनी गोद में उठाया और सीधा कमरे से बाहर निकल गया। सबने उसे रास्ता दे दिया था। पीछे रोते रह गया पीएम का परिवार। अधिक जैसे ही सिया को अपनी गोद में लेके गाड़ी के पास आया और उसे गाड़ी में बैठ गया। सिया उसकी गोद में थी। इस वक्त वह बेहोशी की में जा चुकी थी। अधिक ने गाड़ी में बैठते ही सीधा हॉस्पिटल चलने को बोला। अधिक ने देखा कि उसके कपड़ों पर खून लगा है। उसे ऐसा लगा जैसे सिया को कोई गहरी चोट आई है जिसकी वजह से ब्लड निकल रहा है और वो बेहोश हो गई है। उसका छोटा सा चेहरा भी पीला पड़ गया था। थोड़ी देर में एक हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। ड्राइवर ने आके उसके लिए डोर ओपन किया और अधिक सिया गली के सीधे इमरजेंसी में गया। वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधा लेडीज को डॉक्टर के केबिन में घुस गया। नर्स उसे रोकती रह गई। अंदर जाकर एक लेडीज के साथ थी अंदर डॉक्टर एक लेडीज के साथ ही साथ उसे उसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी। किसी को ऐसे बेधड़क अंदर घुस गया था देख डॉक्टर गुस्से से चिल्लाए, सिस्टर। तभी नर्स भी अंदर आ गई रही। अधिक ने वहीं अधिक ने सिया को डॉक्टर के केबिन में बड़े बने बेड पर लेटा और गुस्से से घूरते हुए कोल्ड आवाज में बोला, चेक हर फास्ट, उसे ब्लीडिंग हो रही है। अधिक की कोल्ड टोन और उसका गुस्सा देख डॉक्टर जल्दी से खड़ी हो गई और अपने सामने बैठी पेशेंट से बोली, प्लीज आप कुछ देर बाद आ जाना। वो लेडी चुपचाप वहां से चले गई। वो भी अधिक का गुस्सा देख डर गई थी। डॉक्टर ने जल्दी से बीच में पर्दा लगाया तो अधिक बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बीवी है। डॉक्टर बोली, सर आप थोड़ा सा वेट कर ले, मुझे इनके कपड़े हटा के चेक करना पड़ेगा कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अधिक ने उसे घुरा, फिर उसने सिया का पीला पड़ा फेस देखा तो चुप हो गया, पीछे हट गया और डॉक्टर ने चैन की सांस लेकर पर्दा डाला और उसका चेकअप करने लगी। अधिक वहीं खड़ा उस पर्दे को अपनी लाल आंखों से बेचैनी से घूर रहा था। नर्स अधिक को देख ये तुरंत केबिन से बाहर भाग गई और उसने जाकर दूसरी नर्स को बताया कि हॉस्पिटल में अभी कोई जबरदस्ती से डॉक्टर के केबिन में घुसाया और ये बात जल्दी पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। 10 मिनट बाद डॉक्टर अधिक के पास और बोली, सर आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई, उनका बेबी भी लो हो गया। मुझे लगता है किसी ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उनके गालों पर उंगली के निशान और नील के सूजन भी है। उनके होठ के पास भी कट लगा है। उनके हाथ गर्दन के आसपास कुछ खरोच के निशान है। बट इंटरली वो ठीक है। अधिक परेशान होकर बोला, अगर वो ठीक है तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है? अधिक की सफेद शर्ट खून से सनी थी पर उसे कोई घिन नहीं आ रही थी। डॉक्टर बोली, वो तो गर्ल्स प्रॉब्लम है जो हम गर्ल्स और लेडीज को होती है। अभी मैंने उनको पेड़ लगा दिए। आप आ जाते वक्त केमिस्ट की शॉप से कुछ मेडिसिन और बाकी जरूरी चीजें भी ले लेना, मैं प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देती हूँ। अधिक टेंशन के मारे समझ नहीं पाया। वो बोला, मतलब हमने क्या है कि वो हर मंथ होती है? डॉक्टर अब उसे शक भरी नजर से देखने लगे। उनको डाउट होने लगा कि क्या सच में वो लड़की उसकी बीवी है। अधिक को थोड़ा अजीब फील हुआ। वो बोला, डॉक्टर एक्चुअली मेरी शादी कोई अभी मुश्किल में से 1 हफ्ता हुआ है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, ओह ऐसा है तो आप पीरियड के बारे में तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप गूगल कर लेना, आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल आप इनको घर ले जा सकते हैं। और हाँ, जो दवाई मैं लिख कर दे रही हूँ वो भी इनको जब होता है तब कुछ हिला के दवाई खिलाना और गर्म पानी पीना है। ठंडा कुछ भी मत देना, जितना हो गर्म चीज खिलाना। सूप भी पिला सकते हैं। हल्का खाना, ज्यादा इनको रेस्ट करने देना। जब पेट में दर्द हो तो इनको हॉट वाटर में फेंक देना जिससे ये अपनी टमी को सेक दे सके, उससे इनको बहुत रिलीफ मिलेगा। और अधिक ने डॉक्टर की सारी बातें ध्यान से सुनी। उसने डॉक्टर को अपना क्रेडिट कार्ड दिया पेमेंट करने के लिए और उसने प्रिस्क्रिप्शन लेके पॉकेट में रखी। फिर से आपको गोद में उठा लिया। डॉक्टर उसके कार्ड को आंखें बड़ी किए देख रही थी। अधिक ने उसे देखा तो पूछा, डॉक्टर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर हड़बड़ा के बोली, सर आप केस दे सकते हैं, कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अधिक बोला, मेरे पास केस नहीं है। डॉक्टर बोली, कोई बात नहीं सर, ज्यादा बिल
नहीं हुआ है, आप इनको ले जा सकते हैं। अधिक बोला, ऐसे कैसे, मेरी बीवी है, उस मुंह पर मैं किसी का उदाहरण नहीं रखता। वेट, मैं अभी केस भेजता हूँ। डॉक्टर ने उसे कुछ कहना चाहा, पर अधिक ने उसे कोई मौका ही दिया है नहीं। वो बिना कार्ड दिए वहां से बाहर निकल गया और डॉक्टर उसे बस जाते देखती रह गई। अधिक सिया को लेकर सीधा गाड़ी के पास है। उसने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया, डॉक्टर को केस पेमेंट करके कार्ड लेके आ जाना और ले लो और ये लो केमिस्ट्री से दवाई और जो सामान लिखा हो सब लेके बिला पहुंचना। सीधा बॉडीगार्ड ने सिर हिलाया, उसे प्रिस्क्रिप्शन मिली और तुरंत बढ़ गया। अधिक गाड़ी में बैठा और गाड़ी वहां से सीधा विला के लिए निकल गई। अधिक से आकर पीले पड़े फेस को देख के उसके सूजे गालों को धीरे से टच करके बोला, बेबी, उसने तुम्हें छूने की गलती की है, मैं उसे इस दुनिया से उठा दूंगा। तुम अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मुंबई दोपहर का समय, कॉलेज में लंच टाइम चल रहा था। देखिए अपना क्लास खत्म करके कैंटीन में जा ही रही थी कि उसने पहले वॉशरूम जाने का सोचा और वो कैंटीन जाने की जगह वॉशरूम में जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ मीरा और उसकी गर्ल्स गैंग निक्की को सबक सिखाने का इंतजार कर रही थी। निक्की जैसे ही वॉशरूम के अंदर पहुंची, मीरा और उसके दोस्त ने बाहर से डोर बंद कर दिया और वहां से भाग गई और बाहर वॉशरूम के पास एक साइन बोर्ड लगा दिया कि वॉशरूम बंद है। कॉलेज काफी ज्यादा बड़ा था तो उसमें 2 से 3 जगह कल से वॉशरूम बने थे तो कॉलेज में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। निक्की इस बात से अनजान वॉशरूम के अंदर थी। ये वाला वॉशरूम जहाँ था वहाँ कम लोग ही जाते थे, सब सीधा कॉलेज से कैंटीन में ही जाते थे, इसलिए किसी को भी नहीं पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सब जाके कैंटीन में एक टेबल पर बैठ कर अपना ऑर्डर देकर खाने लगी। उनके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। मेरा एटीट्यूड तो उन सबसे ऊपर था, वो तो उसकी चापलूसी करती थी। वो सब अपना खाना खाने में लगी थी। उधर निक्की जैसे ही फिर हुई, उसने डोर खोला तो नहीं खुला। उसने दूसरी कोशिश की तो भी नहीं खुला। वो अब दरवाजा पीटने लगी पर उसके बाद अंदर ही दबके रह गई क्योंकि वो अंदर केबिन वाले बाथरूम में थी और बाहर से भी दरवाजा बंद था और इस वक्त वहाँ आसपास भी कोई बचा नहीं था। तो दरवाजा पीटने लगी पर किसी ने ही नहीं सुना। निक्की गुस्सा करते हुए चिल्लाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ये घटिया हरकत की है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। कहते कहते उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। शिमला में अधिक सिया को कमरे में लेकर आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने देखा कि उसके कपड़े पर खून लगा है तो वो क्लोजेट में गया और वहां से उसके लिए एक नाइटी लेकर आया। उसने उसे बेड पर रखा और फिर वे बाथरूम में गया। वहां से एक टॉवल को गर्म पानी में भिगो के उसे निचोड़ के ले आया और सिया के फेस गर्दन हाथों को पूछने लगा। उसने उसे ब्लैंकेट उठाया और फिर उसके कपड़े धीरे से उसकी बॉडी से अलग किया और गीले टॉवल से उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। उसे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उसने बेड पर रखी नाइटी लेके उसे पहना दी। उसे भी होश नहीं आया था इसलिए अधिक को उसके बालों में धीरे से हाथ फिर के कहा, बेबी, अब से मैं तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम खुद को बिल्कुल नहीं संभाल सकती हो, मुझे हमेशा तुम्हें संभाल कर रखना होगा। तुम बस गुस्सा करना जानती हो, अगर तो तुम्हारे अंदर 1% भी नहीं है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके चेहरे को देख के उसके माथे को चूम के बोला, तुम बिल्कुल एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची हो जिसके नाक पर गुस्सा सवार रहता है पर अकल बिल्कुल नहीं होती है। बोल के उसने उसे ब्लैंकेट से उठाया और सीधा वॉशरूम में चला गया। उसे भी अभी शावर लेने की सख्त जरूरत थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।